किस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से जब स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। अच्छा, इस ब्रांच के अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हमारे पास पता कैसे चलता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, मतलब आपके पास स्ट्रेट चेन है, क्लोज चेन नहीं है, तो वो आपके पास एलिफेटिक होता है। एरोमेटिक के अंदर आपके पास रिंग चेन होती है। सही है। तो एरोमेटिक और साइक्लिक चेन में क्या फर्क होता है, साइक्लिक चेन भी सर रिंग चेन होती है, तो एरोमेटिक भी रिंग चेन होती है, तो क्या फर्क होता है। तो एरोमेटिक चेन वो चेन होती है जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पाई जाती हो तो वो बेटा आपके पास एरोमेटिक रिंग होती है। अब बेंजीन क्या होता है सर, इटसेल्फ बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन को देख लेते हैं। तो मतलब एरोमेटिक की जब बात की जाएगी तो बेंजीन की बात हो रही होगी। सही है। और एरोमेटिक के अंदर जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है, एरोमेटिक का जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है वो कौन सा होता है, बेंजीन। बेंजीन इज एन सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो एरोमेटिक लफ्ज है ये अगेन ड्राइव किया गया है एक आपके पास ग्रीक लेटर से जिसका नाम क्या होता है, अरोमा। ठीक है। तो एरोमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अरोमा विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा आपके पास फ्रेग्रेंस, मतलब इसका आसान लफ्ज मतलब खुशबू। अब इससे समझ में क्या आया, इससे ये समझ में आया सर हर एरोमेटिक कंपाउंड की एक अलग एक अच्छी फ्रेग्रेंस, एक अच्छी खुशबू पाई जाती होगी। तो ये लाजमी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा कि एरोमेटिक का लफ्जी मायने तो फ्रेग्रेंस है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब जिनकी कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है। एज वेल एज कुछ ऐसी क्लासेस के कंपाउंड भी होते हैं जो खुशबूदार तो होते हैं, मतलब फ्रेग्रेंट तो होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एरोमेटिक। तो ये रूल इससे एसोसिएट नहीं कर दिया गया कि हर खुशबूदार कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है। और हर एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होगी। ये रूल कोई रूल नहीं है, ये एक लफ्जी मायने है। तो आपको बात पता होना चाहिए। वो बाद में क्या बताने जा रहा हूँ बेटे, although some aromatic are odorless, और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपके पास अच्छी खुशबू रखते हैं, बट दे आर नॉट एरोमेटिक लाइक ईस्टर्स। ईस्टर्स में बड़ी फ्रूटी स्मेल से रखते हैं। ठीक। अब तो ये तो समझ में आ गया सर एरोमेटिक के लिए कोई रूल असाइन नहीं हुआ हुआ। स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं बेटा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बच्चे इटसेल्फ एक पंजाब में देखेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से चैप्टर है ये। सिंध में देखेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन के अंदर का ही टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर अगर पंजाब बोर्ड है तो एरोमेटिक एरोमेटिक के नाम से एक चैप्टर है, वो वाला चैप्टर है ये। अगर आपकी बुक के अंदर बेटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है तो ये चैप्टर नंबर 7 है हाइड्रोकार्बन, इसका लास्ट टॉपिक है बेंजीन। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब जब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन की अ, बेटा कुछ ग्लिच तो नहीं आ रहा लिखने में या ऑडियो के अंदर, ये सभी स्टार्ट किया बेटा मैंने। तो एरोमेटिक हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स वो जिसमें एक सिंपलेस्ट एक ना एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही मैंने यहाँ पे लिख ली है, वो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, वैसे डेफिनेशन आपके पास मौजूद होगी। तो मैंने डेफिनेशन इसकी एक कॉपी की थी, वेयर इज डेफिनेशन, कंट्रोल सी। ठीक है बेटा। तो ये एरोमेटिक की डेफिनेशन भी मुझसे पूछा तो डेफिनेशन देख ले। द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव वन और मोर प्लेनर 6 कार्बन रिंग्स। 6 कार्बन की रिंग होनी इसमें मिनिमम होनी चाहिए, और उस 6 कार्बन की रिंग को हम बेंजीन रिंग बोलते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है।
तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है। आसान लफ्जों में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर बेंजीन, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, उसमें एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अरे अल्लाह के बंदे, गूगल पे सामने लिखे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बड़ी सी डेफिनेशन दे देगा। जितनी बड़ी याद है उससे वो बहुत ज्यादा बड़ी डेफिनेशन होगी। खैर मैं फिर इसे साइंस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं बेंजीन के थोड़े से इंट्रोडक्शन से। तो बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए बेटा, जिन्होंने बेंजीन पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जो बेंजीन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसकी हर तरह की नॉलेज को अपने पास रखिए। बेंजीन कैसा कैसा दिखता है, कैसा कैसा होता है। तो याद रखिएगा बेंजीन आपके पास इज अ कलरलेस लिक्विड। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन आपके पास जो होता है बेटा वो 80 डिग्री सेल्सियस। और इसी का बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपके पास वो 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बेंजीन के हवाले से एक एक बात को यूज कर लें, किसी भी बात को वो पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब ब्लड कैंसर आपके पास एक कॉज ऑफ ब्लड कैंसर भी होता है, तो इससे स्किन से इसको बचाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, सही, हार्मफुल होता है। वाटर के साथ अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सॉल्युबल होगा ये आपके पास किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। हम इसको लिख लेंगे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आगे आगे फर्दर देखते हैं अगर बेंजीन के बारे में, तो ये आपके पास हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इससे फ्लेम बहुत दूर रखा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। मोस्टली नहीं, तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बेटा वो आपके पास हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। तो ये बेंजीन भी आपके पास हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इससे बच के जाता है। बेटा बेंजीन दोनों किस्म की रिएक्शंस करता है। तो हम जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे देखते हैं बेंजीन सिर्फ सैचुरेटेड नहीं करता, सिर्फ अनसैचुरेटेड नहीं करता, इसके रिएक्शंस पे आगे इस बात को डिस्कस करते हैं। अब बेंजीन का बेटा मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए कि मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का क्या होता है, अभी तक फॉर्मूला हमने बेंजीन का नहीं पढ़ा, फॉर्मूला ड्राइव नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है C6H6 होता है, लेकिन अभी हम फॉर्मूले तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो बराबर होता है वो 78 के एग्जैक्टली बराबर होता है, 78.108 ग्राम के, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 78 कहते हैं। इसी तरह अगर हम इसका क्या निकालें, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालें, इंपेरिकल फॉर्मूला मास बेंजीन का बने तो बेटा वो किसके बराबर होता है, 13.018, जिसको हम तकरीबन तकरीबन क्या कहते हैं बेटा, 13 कहते हैं, सही है। हाई फ्लेम बेटा मींस कि आपके पास ये हाईली फ्लेम मतलब होता है बेटा ये फौरन से फ्लेम को पिक कर लेता है। मतलब अगर अब इससे हमने कुछ भी जैसा कोई CH4 गैस होती है, इनफ्लेमेबल होती है ना वो, आप जैसे उसमें माचिस लगाते हैं फौरन से आग जल जाती है, तो हाईली इनफ्लेमेबल कहलाती है। तो बेंजीन भी इसी तरह हाईली इनफ्लेमेबल होता है। अच्छा जी, ये बेंजीन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ तारुफ था बेंजीन का। अब इस तारुफ के बाद जरा बेंजीन को और आगे लेके चलते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। टाइप में ग्लिच आ रहा है बेटा, वो सब में सबके पास आ रहे हैं, सिर्फ आपके पास आ रहे हैं शहजादे। जब बेंजीन के फॉर्मूले पे हम आए तो बेंजीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, C6 और H6, ठीक है।
मुदस्सिर बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। बेटा इसकी डेफिनेशन में अनसैचुरेटेड का मतलब है बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स नहीं होता। सही है। अच्छा जी, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? 6 कार्बन होते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को फर्दर खोल के देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाया किसने, कैसे मिला। अभी फिलहाल इसके स्ट्रक्चर को हम खाली शक्ल देख रहे हैं। 3 कार्बन और ये 6 कार्बन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो इस तरीके से बेंजीन का हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। और इसको हम अच्छे लफ्जों में कैसे लिखते हैं, इसको अच्छे लफ्जों में लिखते हैं इस तरीके से। ये रिंग बनाते हैं और रिंग बना के हमने नॉमेनक्लेचर में भी देखा है, सेंटर में एक क्या नाम है, इस तरह से प्लेन सेंटर में एक होल छोड़ देते हैं, तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को शो कर रहा होता है। अच्छा बेटा, मैंने कुछ पॉइंट्स रिवाइज किए थे कि बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 80 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बता दिया। बेंजीन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब ब्लड कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है ये। सही, इसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बेंजीन आपके पास एक हार्मफुल सब्सटेंस है, तो इससे बचा जाता है। इसी तरह बेटा आपके पास इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है। हाईली इनफ्लेमेबल होता है, फौरन से फ्लेम को पिक कर लेता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस पे जरा हम आते हैं बेंजीन के फर्दर चीजों पे। जब बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम देख रहे होते हैं या बेंजीन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो किस तरीके नजर आ रहा है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मौजूद है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे? बेंजीन हैज हेक्सा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड बने, ये बॉन्ड इस तरीके से नहीं होते, ये ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। मैंने एक बार याद करें आप लोगों को बताया था कि आपके पास एस ऑर्बिटल होता है, आपके पास पी ऑर्बिटल होता है, आपके पास डी ऑर्बिटल होता है। तो इस किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो आपके पास बॉन्ड बनता है, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया होगा। नहीं है तो कोई परेशान मत हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब ये आपके पास बॉन्ड्स ओवरलैप होते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है। उसका एक पर्टिकुलर अपना एक एंगल होता है, जिसको हम एंगल ऑफ बॉन्ड बोलते हैं या बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे तमाम के तमाम जितने बॉन्ड एंगल्स हैं बेंजीन के में, जितने के भी बॉन्ड एंगल्स हैं, उसकी फिक्स वैल्यू है, वो आपके पास है 120 डिग्री। ऑल द बॉन्ड एंगल्स, जितने बॉन्ड एंगल्स हैं वो किसके बराबर है बेटा? 120 डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया। इसी के बाद बेंजीन की एक एनर्जी की बात की जाए, बेंजीन इटसेल्फ बहुत ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन आपके पास एक अच्छा खासा स्टेबल एलिमेंट, ये स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, अब व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी, एक मिनट थामो रखिए, मैं हाथ के हाथ ही समझाता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू पहले याद रखें। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन जो पेपर में आपसे पूछता है अक्सर, तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन अब नहीं पूछेगा क्योंकि काफी बार पूछ चुका है इसको। वो बराबर होती है 150.5 किलो कैलोरीज, किलो जूल्स पर मोल, सॉरी, किलो जूल्स पर मोल के बराबर होती है। अच्छा, अगर वो पेपर में हमसे पूछता है कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बताओ, लेकिन वो आपको किलो जूल्स पर मोल में नहीं देता, वो आपको किसमें देता है? वो आपको दे देता है बेटा किलो कैलोरीज पर मोल। अब बताइए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल में क्या होगी? यस, मतलब सवाल ये है कि किलो जूल में वैल्यू अगर है तो किलो कैलोरीज में कैसे जगह चले जाएंगे इसको। बेटा रेजोनेंस एनर्जी में मानो चंदा, मैं वैल्यू बता, पहले वैल्यू सुन ली। यस, मल्टीप्लाई बाय 4.2। नहीं बेटे, याद रखिएगा जब भी आप किलो जूल से किलो कैलोरीज में जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है 4.184 से।
4.184 या तकरीबन 4.2 से डिवाइड करना होता है। तो 4.2 से 4.184 से डिवाइड करेंगे तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो किसके अंदर आएगी, कैलोरीज के अंदर आएगी, वो 36 के बराबर बनेगी। अच्छा बेटा, एक सवाल है ना रेजोनेंस एनर्जी का, तो रेजोनेंस एनर्जी को जरा वर्बली सुनिएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंदर वहां पे इसकी पूरी डायग्राम, पूरी क्या नाम है, डायग्राम है और पूरे रिएक्शन से रेजोनेंस को समझाया हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं ले, समझे जरा। अब याद रखिएगा जरा आपके पास होता क्या है, जब आपके पास एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड की अपनी एक पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी होती है। इसी तरह जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसकी अपनी पर्टिकुलर बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है सिंगल बॉन्ड की, जिसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इन दो कम एलिमेंट्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी इसके बराबर होगी। ये हमारी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। सही है, ये हमारी पे एक कौन सी वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम हाइपोथेटिकल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दो बंदों के दरमियान बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है। अब यहीं से सवाल कि सर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने या बॉन्ड को जोड़ने के लिए चाहिए हो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और मेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी किसी दो कंपा एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हम उसकी एक एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी गेस करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना, तो हमने एक एक्सपेक्ट की कि बेंजीन की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड की वजह से इतनी होगी, डबल बॉन्ड की वजह से इतनी होगी। ठीक है बेटा, रेजोनेंस से समझाई तो रहा हूँ, लगी बनती समझ तो नहीं, समझा रहा हूँ मैं, बॉन्ड एनर्जी तो बाहर निकलूं। तो जब भी हम क्या बात करते हैं कि बेंजीन की पता नहीं कहाँ लेते थे आप लोग मुझे, निकम्मो, खैर बॉन्ड एनर्जी बता। तो जब बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं तो आपके पास एक एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है। वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मान लेते हैं वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 100 है। ये एक्सपेक्टेड है, या इसको आप हिपोथेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। बेटा ये मैंने एक अज्यूमिंग वैल्यू लिखी है, ये मैंने कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी। मैं कहता हूँ किसी बंदे की बॉन्ड एनर्जी कितनी, 100 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये हिपोथेटिकल वैल्यू है, लेकिन जब मैं इसकी एक्चुअल फाइंड आउट करने जाता हूँ, जब इसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी मुझे पता चलती है, तो वो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कितनी निकली, 150 के बराबर निकली। किसका बराबर निकली, 150 के बराबर निकली। अब कुछ फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस हुई, हम उस फैक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे। किसी ना किसी फैक्टर की बुनियाद पे, किसी ना किसी लड़ाई झगड़े की बुनियाद पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज थी एक्चुअल वैल्यू से। तो इन दोनों हिपोथेटिकल बॉन्ड एनर्जी और एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी के दरमियान का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन या गैप बिटवीन हिपोथेटिकल बॉन्ड एनर्जी या हिपोथेटिकल एनर्जी एंड एक्चुअल एनर्जी ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड की एक्चुअल एनर्जी, इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेजोनेंस एनर्जी। अब एक चीज आपको पता होगी, अब इधर साथ ही रहिएगा मेरे, एक चीज पता होगी आपको कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब अगर मेरी एनर्जी ज्यादा है तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये तो एक बहुत बेसिक सा रूल है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी बंदे की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जरा सुनिएगा, हम सपोज ये करते हैं, अब जरा मुझे बताइएगा बेंजीन की स्टेबिलिटी में आप इससे क्या समझे, इसको छोड़ें। हम सपोज ये करते हैं कि बेंजीन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी, हम सपोज ये करते हैं कि बेंजीन की बॉन्ड एनर्जी ऑफ बेंजीन जो है, हमने सपोज कर ली वो 300 के बराबर है। किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अगेन ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और जब मैं एक्चुअल निकालने जाऊं तो बेंजीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 300 नहीं मिल रही, मुझे कितनी मिल रही है, 250 मिल रही है। ऐसे ही अब एक्चुअल एनर्जी क्या है, कम है। एक्चुअल में बेंजीन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। जब एनर्जी कम है तो इट मींस इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी, ज्यादा होगी।
अब ये जो गैप है किसके दरमियान, एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान या एक्चुअल वैल्यू के दरमियान, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो गैप है या जो डिक्रीज है या जो कमी है या जो फर्क है, इसको हम बोलते हैं बेटा रेजोनेंस एनर्जी। और इस रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बेंजीन स्टेबल है, बेंजीन क्या है, स्टेबल है। जरा और सुन लें, मैंने एक्सपेक्ट किया भाई मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी मेरी स्टेबिलिटी उतनी कम है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम मिली। एक्चुअल तो ये है, एक्चुअल ये है। तो एक्चुअल में जब एनर्जी की वैल्यू इतनी कम मिलेगी मुझे, तो बेटा मुझे बताइए एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ, आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस होगा या जितनी कम एक्चुअल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मेरी स्टेबिलिटी होगी। या और आसान लफ्ज में बात करूं, जितनी ज्यादा मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी होगी मतलब डिफरेंस होगा बिटवीन एक्चुअल एंड हिपोथेटिकल, तो इट मींस मेरी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा होगी। फर्क समझिएगा बेटा। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी, बेटा आपको पता नहीं करना कि बेंजीन स्टेबल है नहीं है, आपने रिएक्शन परफॉर्म करके नहीं देखना। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, व्हाट इज एक्चुअल एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता इसी बिहाफ पे चलता है कि बेंजीन की जब रेजोनेंस एनर्जी निकाली जाती है तो एक बड़ी वैल्यू आती है। जब बड़ी वैल्यू आती है तो हमें पता चलता है बेंजीन इज अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड, बेंजीन आपके पास एक ठीक ठाक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, अभी हम रेजोनेंस फैक्टर जब बेंजीन का पढ़ेंगे तो वहां पे रिएक्शंस देखेंगे कि हमने, अब इसको समझें किस तरह। अभी फिलहाल मैं उस टॉपिक पे नहीं है तो फिलहाल हम टॉपिक से हटते नहीं, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया कि रेजोनेंस क्या होती है, आगे उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमें समझना किस तरह है, हम जब देखेंगे कि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड था तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी थी एनर्जी की और एक्चुअल वैल्यू इतनी थी। जब डबल बॉन्ड था तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी थी और एक्चुअल वैल्यू इतनी थी। तो हम उसको सम अप करके जब कंक्लूड करेंगे तो हमें नजर आएगा कि बेंजीन की जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस है वो तकरीबन 150 के बराबर है। जब 150 के बराबर है तो इट मींस बेंजीन इज स्टेबल कंपाउंड, बेंजीन आपके पास क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। खैर, इतनी लंबी चौड़ी कहानी को मैं छोटा सा जल्दी सम अप कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। हमने देखा है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी बेटा जो हमने देखी उसकी डेफिनेशन को जरा यहीं पे आप लोग सुन लीजिएगा, यहीं पे लिख भी लीजिएगा। गैप बिटवीन hypothetical expected energy एंड रियल, या रियल को अच्छे लफ्जों में एक्चुअल, यस एक्चुअल एनर्जी इंक्लूडिंग एक्चुअल एनर्जी ऑफ एनी कंपाउंड। अभी किस वजह से डिफरेंस आ रहे हैं वजह भी हमने डिस्कस नहीं किए, इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस फैक्टर। तो ये आपके पास रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है उसकी वैल्यू याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था और तकरीर कर दी, 150.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी, यस। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, सुनिएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा गैप होगा हिपोथेटिकल और एक्चुअल के दरमियान तो उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। ठीक है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हुआ उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, क्यों, मैंने सपोज किया मेरी एनर्जी है 1000, एक्चुअल एनर्जी निकल के आई 300, तो एक अच्छा भला डिफरेंस आया 700। व्हाट इज दिस 700, 700 इज रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस हुई मतलब उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्यों, ये वैल्यू फिक्स, यहाँ बेंजीन के लिए तो वैल्यू फिक्स है, बेंजीन की वैल्यू फिक्स है 150.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक हो गया, यस। अच्छा जी, अब रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चला कि सर ये रेजोनेंस का नाम आया क्यों, ये रेजोनेंस का नाम पैदा क्यों हुआ, वाई रेजोनेंस, ये रेजोनेंस एनर्जी को छोड़े इस दुनिया, इस बंदे का मतलब क्या है। तो बेटा तो सुनिएगा,
कि रेजोनेंस होता क्या है, जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके पास जो पेयरिंग स्कीम्स होती हैं वो मल्टीपल होती है। मल्टीपल पेयरिंग स्कीम्स का मतलब क्या होता है बेटा, या बेंजीन की खासियत है। बेंजीन की खासियत क्या है, वही बता रहा हूँ बेटा। बेंजीन की खासियत ये है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है एक लम्हे यहाँ पर, अगले लम्हे इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब कभी इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और अगले ही लम्हे पलक झपकते इन दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा। अभी आप इनके दरमियान डबल बॉन्ड देख रहे होंगे तो फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है रोटेशनल होता है, रोटेट कर रहा होता है, पंखे की तरह घूम रहा होता है। जब ये पंखे की तरह घूम रहा होता है तो होता क्या है कि हमें ये लगता है कि इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, हमने एक्सपेक्ट किया सिंगल बॉन्ड की एनर्जी को, लेकिन इनके दरमियान डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो इस वजह से तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, हिपोथेटिकल कम हो और एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो तो इट मीन्स ये होगा कि आपका रेजोनेंस फैक्टर नहीं है ना। रेजोनेंस फैक्टर तब होता है जब एक्चुअल कम हो और हिपोथेटिकल ज्यादा हो। ठीक है, रेजोनेंस फैक्टर उस वक्त आता है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स पाई जाती हूँ किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स का मतलब कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के दरमियान है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के दरमियान है। तो जब डिफरेंस पेयरिंग स्कीम आएंगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस वक्त आपके पास ये लफ्ज पैदा होता है रेजोनेंस का। उसी वक्त, ये वही वक्त होता है बेटा, कभी जिंदगी हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन होती है वो गलत नहीं होती। वो गलत कब होती है, कोई अनएक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, या सॉरी, जब कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है तब जाके हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी इतनी है, एक्चुअल भी इतनी होती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन खराब कब होती है, ये एक्सपेक्टेशन आपके पास डिस्ट्रॉय कब होती है, जब कोई ना कोई अनयूजुअल बिहेवियर देखा जाता है। तो बेंजीन के अंदर अनयूजुअल बिहेवियर देखा जाता है। वो बेंजीन का अनयूजुअल बिहेवियर क्या है कि इन दोनों कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो क्यामत तक डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो क्यामत सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा आपके पास इनके दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड नहीं रहता, इनके दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड नहीं रहता। तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और होती है और एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। और जहां एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वहां पर आपके पास रेजोनेंस का नाम पैदा हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, इसकी वजह बेटा लिखिए, इसकी वजह मैं लिख दी, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी बताता हूँ बेटा, एनर्जी और स्टेबिलिटी मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम of valence electron is basically resonance। ठीक है, तो मैंने पॉसिबिलिटी बता दी कि डिफरेंट पेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक कैसे होती है। कभी बेंजीन इन दोनों कार्बन के दरमियान, जब कभी डबल बॉन्ड इनके दरमियान होगा, कभी सिंगल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान होगा, तो ये बॉन्ड आपके पास शिफ्ट होता रहेगा। जब शिफ्ट होता रहेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन बढ़ गए, कभी इनके दरमियान बॉन्ड बनाओ, कभी इनके दरमियान बॉन्ड बनाओ, तो वहां पे रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, टाइपिंग का मसला बेटा मुझे देखना पड़ेगा, ये इंटरनेट का इशू नहीं है। भाई टाइपिंग ऐसे क्यों कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ टाइप कम से कम करूँ, ज्यादा से ज्यादा बोलूँ। ठीक है, अच्छा जी। हाँ शाबाश। अब बेटा ये मैंने सुना है ना आपको, तकरीर मैंने सुनाई थी, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर आपने यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऊपर ही आपने लिखा है, फौरन से अपना ईमान बदल लिया और आपने लिखा सर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर ये क्या फैक्ट, ये क्या बात है। तो बेटा मैं चंदा, मैं ये बात काफी देर से समझाई मैंने, दोबारा में एक बार आखिर समझा देता हूँ, किसी के जहन में अगर कोई गर्दो गुबार मौजूद है तो वो जरा गर्दो गुबार अपना दूर कर ले। मैंने क्या कहा था, एनर्जी आपके पास सिंपली या तो बॉन्ड एनर्जी होगी या दुनिया की किसी भी किस्म की एनर्जी हो। ठीक है, और एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी की वजह से आपका जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, फिलहाल इस बात को समझे, दुनिया किसी भी किस्म की एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होता है, इनवर्सली होता है। एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी प्रोड्यूस कब हो रही है, जरा देखो।
रेजोनेंस एनर्जी प्रोड्यूस तब हो रही है बेटा कि मैंने सोचा कि मेरी एक्सपेक्टेड एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेरी एक्सपेक्टेड एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। इसको फोकस करें, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में एनर्जी कैलकुलेट की गई तो एनर्जी की वैल्यू बहुत कम थी। जब एनर्जी की वैल्यू बहुत कम थी, इट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इज ग्रेटर। जैसे ही डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड विल बी ग्रेटर, देन रेजोनेंस एनर्जी विल बी ग्रेटर। और रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर होगी तो इट मींस आपकी स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरी एक्चुअल कम होती रहेगी, और मेरी एक्चुअल कम होती रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी बेटा, बढ़ती रहेगी। ठीक है, आई होप के बाद अब आसानी से समझ में आ गई होगी। जल्दी से आगे चलते हैं बेटा, बेंजीन के बारे में मजीद कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। अब जब प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, मतलब बेंजीन किसी से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो क्या क्या कारनामे अंजाम देता है। तो बेंजीन जो है वो आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना चाहिए बेंजीन को। सर क्या कह रहे हैं, सुनने में आया भी सर, बिलाल ने भी क्लास ऑफ कर दी, तो मतलब हम 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, है ना। बेंजीन गिव्स वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इससे मुराद क्या है। चले भैया, इजुम का मतलब सी, इजुम मतलब ये है कि ये आपके पास बेंजीन रहेंगे, ठीक हो गया। बेंजीन रिंग आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, खूबसूरत सी रिंग बनाइएगा, मुझसे खूबसूरत नहीं बनती बेटा, कॉपी पे अच्छी बन जाती है, यहाँ पे नहीं बनती। बहुत स्मूथ सरफेस है तो यहाँ हाथ से लिप होता है। ये बेंजीन की रिंग है। मच बेटर। अच्छा, बेंजीन की रिंग है। अब बेंजीन की में होता क्या है बेटा, जब कोई प्रोडक्ट आकर लगेगा, जब भी कोई बंदा आके लगेगा, कोई बंदा आके सब्स्टिट्यूट होगा, बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म किया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसने अपने बॉन्डिंग को नहीं छेड़ा, इसने एक नए बंदे को अपने अंदर ऐड कर लिया। तो जब नए बंदे को अपने अंदर ऐड कर लिया तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रोडक्ट बनाने से मतलब ये है बेटा, सुनिएगा मेरी बात को, अगर ब्रोमीन यहाँ पर आके लगा, कोई भी एक्स बंदा या वाई बंदा यहाँ पर आके अटैच हुआ, मैं ब्रोमीन नहीं लेता, फिर सर बोलेंगे ब्रोमीन की एग्जांपल लिए सर ने, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई सभी एक्स एलिमेंट आकर अटैच हुआ, तो या तो वो यहाँ पे अटैच हो, या तो वो यहाँ पे अटैच हो, या तो वो यहाँ पे 6 के 6 कार्बन से कहीं पर भी जाकर वो अटैच हो, बात एक ही है। तो मतलब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो देता है वो एक ही देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो एक्स आके यहाँ पे अटैच हुआ है तो ये कोई और प्रोडक्ट है, और अगर एक्स आकर यहाँ पर अटैच हो तो कोई और प्रोडक्ट बनेगा, बेटा जरा सुनिएगा मेरी बात को समझिएगा। एक्स अभी टॉप पे अटैच हुआ, अब एक्स यहाँ पर आके अटैच हो गया, फिर आपने सोचा सर इस तरीके से आगे अटैच हो जाए, तो ये आपके पास कोई और प्रोडक्ट बनेगा नहीं बेटा। होता क्या है, जब भी आपके पास रिंग सर्कुलर फॉर्म में होती है तो सर्कुलर फॉर्म में रिंग पे कोई नंबरिंग नहीं होती। जब भी 6 टेबल्स रखी हुई है राउंड टेबल के अक्रॉस, तो कोई सी भी टेबल टेबल नंबर 1 नहीं है। टेबल नंबर 1 वो होगी जहां पर पहला बंदा आकर बैठेगा, तो ये टेबल नंबर 1 होगी, और इसके हिसाब से फिर टेबल नंबर 2 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी, आप अपोजिट पंखा भी चला सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर इसको टेबल 2 काउंट नहीं करेंगे, राउंड के अंदर मैंने कहा ना 1 2 3 का फैसला आप कब करते हैं, जब पहला बंदा आके अटैच होता है। तो ये 1 हो जाएगी, इसके हिसाब से ये 2 हो जाएगी, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जहां पर भी पहला बंदा आकर लगेगा वही रिंग नंबर, वही कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। सही है। तो समझाने के चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कोई भी एलिमेंट आके बेंजीन से अटैच होता है तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो कहीं पर भी जाकर लग जाए। तो इट मींस बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और
डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो तीन किस्म के दे सकता है। वो तीन किस्म के कौन कौन से देता है बेटा, मैं उधर समझाता हूँ। अब समझिएगा जरा, ये बेंजीन पे अटैच हुआ था एक्स, अब एक्स बेंजीन पे लगा हुआ है, एक्स के साथ साथ आपके पास वाई भी आके लग जाए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास टेबल है बेटा, एक मिनट, ये ऐसा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। एक मिनट, बच्चों को बेटा इशू आ रहा है। कुछ मेरे ख्याल से बेहतरी आई होगी, अब बेहतरी आती है, देखते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा था बेटा आपसे, मैंने कहा ये था कि जो फर्स्ट वाला बंदा आएगा उसके पास छह ऑप्शंस होंगे। छह ऑप्शंस का मतलब वो यहाँ पर लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पर लग जाए, कहीं पर भी आके अटैच हो जाए, तो वो छह ऑप्शंस होंगे उसके पास। लेकिन वंस पहला बंदा आकर आपके पास अटैच हो गया तो पोजीशन नंबर वन आपके पास ऑक्यूपाई हो गई। जब पोजीशन नंबर वन ऑक्यूपाई हो गई, अब दूसरा बंदा जब आएगा, ठीक है बेटा, ऑर्थोमेटा पैरा कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ मैं अभी, अभी तो खाली बेंजीन पे हम चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ सब्सटीट्यूशन हो सकती है, ऑर्थोमेटा पैरा पर आ रहा हूँ, ठीक है चंदा। अच्छा जी, मैंने क्या कहा कि आपके पास जैसी फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, फर्स्ट वाली पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, तो जब दूसरा बंदे ने आके अटैच होना है तो उसके पास अपेरेंटली फाइव चॉइसेस हैं। नाउ सेकंड ग्रुप, जो सेकंड इनकमिंग ग्रुप होगा बेंजीन पे, अपेरेंटली उसके पास फाइव चॉइसेस हैं। कौन सी फाइव चॉइसेस हैं? या तो वो वन के बराबर में आके टू पे लग जाए, ठीक है, या तो टू के बराबर पे आके थ्री पे लग जाए, या फोर पे लग जाए, या फाइव पे लग जाए, सिक्स पे लग जाए, वन पे नहीं आ सकता, ठीक है। वो वन के अलावा कहीं पर भी आके लग जाएगा, तो उसके पास पांच चॉइसेस होंगी। तो पांच चॉइसेस का मतलब, सर ऐसे तो पांच प्रोडक्ट बनने चाहिए, पांच प्रोडक्ट नहीं बनते। अब जरा देखिएगा बेटा, ये देखिए बेंजीन की रिंग है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे पहला इनकमिंग ग्रुप लगा हुआ है एक्स, अब सेकंड ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है वाई। अब वाई के पास अपेरेंटली पांच चॉइसेस हैं कि वो पांच जगह पर आके लग सकता है, ठीक है। अब वो पांच चॉइसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें भैया, अब जरा देखें, कंट्रोल जेड, मैं जरा इसकी नक्शो निगारी कर लूं पहले, फिर समझा देता हूँ। ये अच्छा हो गया, सही, कुछ बेहतर है, कदर बेहतर है। अब जरा देखिए, ये जो वाई वाला बंदा है, ये पहले या तो कहाँ पर आके लग जाए, टू पर आके लग जाए, कहाँ पर आके लग जाए बेटा, टू पर आके लग जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी दिस। ये बेंजीन अपनी जगह पर है, बेंजीन के एक तरफ एक्स लगा हुआ था। अब जो सेकंड इनकमिंग ग्रुप है बच्चे, वो सेकंड इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आके लगा, वो आकर लगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास दिस वन, ये रहा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में एक्स अपनी जगह पे था, सेकंड इनकमिंग ग्रुप इस केस में कहां पर आके लगा, यहाँ पर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास छह रनवेज हैं, छह रनवे। अब कोई भी जहाज उस पर लैंड नहीं किया, अब छह के छह रनवे अवेलेबल है। अब जो पहला जहाज आ रहा होगा उसकी मर्जी होगी, वो कहाँ पर भी आके लैंड कर सकता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, जो ऊपर वाले डायग्राम पे नजर आ रहा है आपको। जिस रनवे पे आके जहाज ने लैंड किया होगा उसको रनवे नंबर वन कह दूंगा मैं। अब जो कोई सा भी हो, उसमें रनवे नंबर वन कह दूंगा। अब जो दूसरा जहाज आएगा उसकी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन डिपेंड कर रही होगी फर्स्ट वाले पे। ऐसा नहीं होगा कि पहला जहाज फर्स्ट पे आया, दूसरा पीछे से आके ठुक गया उस पे, नहीं। अब दूसरे वाले के लिए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो कितने रह जाएंगे, पांच ऑप्शंस रह जाएंगे। जो बात मैंने समझाई है। अब पहला फर्स्ट पे था, दूसरा वाला सेकंड पे आ गया, पहला वाला फर्स्ट पे था, दूसरा वाला थर्ड पर आ गया। लास्ट ऑप लास्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, लेग पेन ये रहा, ये रहा आपका बेंजीन रिंग बच्चे, दिस बेंजीन रिंग, ये रही एक्स। अब जो सेकंड इनकमिंग ग्रुप था वो कहाँ पर आ गया बेटे, वो इस पोजीशन के करीब करीब कहीं पर आ गया, ठीक है। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है वो सेकंड इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आ जाए, वो सेकंड इनकमिंग ग्रुप यहाँ पर आ जाए, एक्स
और वाई यहाँ पर आ जाए। अब इन दोनों को जरा देखिएगा, फोकस कीजिएगा, फोकस करें। ये आपके पास है वन, वन के बाद नंबरिंग हमेशा वहां पे जाएगी जहां पे सेकंड इनकमिंग ग्रुप करीब नजर आएगा, 1 2 3। तो ये आपके पास थ्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, थ्री कहलाएगा। जब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये तो वन है क्योंकि पहले से मौजूद था। अब नंबरिंग अब यहाँ से नहीं करेंगे, अब नंबरिंग आप इस तरफ से करेंगे जहां से आपको बंदा करीब नजर आएगा, जो थ्री आपके पास ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो हो जाती है वो हो जाती है सेम। मतलब थ्री वाली पोजीशन और फाइव वाली पोजीशन आपके पास सेम होती है। कहीं पर भी आकर अटैच हो तो बात एक ही बनती है, प्रोडक्ट एक ही बनता है। और थ्री और फाइव वाली पोजीशन को बहुत देर से एक बच्चा मेरा कह रहा था ऑर्थो मेटा पैरा, इसको हम मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटा बोलते हैं। इसी तरह बेटा जरा सुनिएगा, आपके पास ऐसा हुआ कि बेंजीन के पास तो ऑप्शन पांच थे, वाई वाले के पास, एक्स वाला तो फर्स्ट पे था, वाई वाले के पास पांच ऑप्शन थे। ये रहा आपका एक्स वाला, यहाँ पर ही मैंने लगा के दिखा दिया, यहाँ भी लगा के दिखा दिया, यहाँ भी लगा के दिखा दिया, यहाँ भी लगा के समझा दिया। सर वो यहाँ पर आ जाएगा निकल के, वो यहाँ पर आ जाए। तो इन दोनों को जरा पढ़ें बेटा, पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा। सर दिस वन इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन वो होता है जहां जो नजदीक ग्रुप पे अटैच होता है। ऐसी नंबरिंग होगी ना, नंबरिंग वहीं से होती है जहां से करीब होता है ग्रुप। तो फर्स्ट ये रहा, तो सर ऑब्वियस सी बात है सेकंड ये रहा। अब इसको टू कहूं या इसको मैं सिक्स कहूं, इसकी निस्बत से पढ़ूंगा तो टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो टू पे लगूं या सिक्स पे लगूं, टू पर अटैच हूं या सिक्स पर अटैच हूं, बात एक ही है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। इसी तरह वन और फोर वाली जो पोजीशन होती है, फोर वाली पोजीशन को बेटा सिंगल पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट यहाँ से। तो बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर बेटा आपके पास तीन किस्म के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, व्हाट इज मीन बाय मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो है जब एक ग्रुप आगे लगेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो है जब बेटा बेंजीन के साथ दो ग्रुप्स आकर अटैच होंगे। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ में आ गई, शाबाश। कानात बेटी क्लियर हो गया, ऑर्थोमेटा पैरा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है बेंजीन की बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन रिंग। अब पता ही चलता है कि बेंजीन जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ सुनिएगा बेटा, नॉर्मल मतलब कभी भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, कभी भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54, इसका जो यूनिट होता है वो केमिकल यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा यूनिट होता है, सी माइक्रो यूनिट होता है। इसी तरह जब भी किसी भी कार्बन कार्बन के दरमियान, किसी भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता हो, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी फिक्स है वैल्यू। इसी तरह कभी भी जिंदगी में कार्बन कार्बन और करीब आ गए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यूज क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन बेंजीन में आके वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि बेंजीन में मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड फिक्स नहीं होता, इसी तरह डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो आपके पास फिक्स होती है, और उसकी वैल्यू होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। या तो 1.397 एंगस्ट्रॉम देगा, या अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम देगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन दे दे वो आपको, ठीक है। तो राउंड ऑफ ऑप्शन भी दे सकता है वो आपको, और वो आपको डेसिमल वैल्यूज के साथ भी दे सकता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। यस। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है, न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई। डबल बॉन्ड हुआ तो न्यूक्लियस और करीब आ गए, जब और करीब आ गए तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम तक के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। ठीक है। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एटम्स और करीब आ गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ट्रिपल बॉन्ड बना तो एटम्स फर्दर करीब आ गए, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.420। सर चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता,
कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड भी तो बन सकते हैं, तो चौथे बॉन्ड की ही एक लॉजिक होती है कि आपके पास न्यूक्लियस के पास फर्दर करीब आने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और आपके पास एनर्जी एक्सर्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 बॉन्ड तक आपके पास कार्बन कार्बन पॉसिबल है, चौथा बॉन्ड आपके पास पॉसिबल नहीं है। अच्छा कभी चला दे, स्क्रीन खाली तुम्हारे पास हैंग हो रही है, सबके पास हैंग हो रही है? चलें जी बेटा, इसको जरा समझ लीजिएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अभी दोबारा बना देता हूँ। होता ये है कि बेंजीन में आपके पहले तो देखें, सिंगल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कैलकुलेटेड 1.54। डबल की कितनी होती है, 1.34। ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.20। बस ये याद करके वैल्यू बैठ जाएंगे, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल होगा तो ये, डबल होगा तो ये, ट्रिपल होगा तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा होता नहीं है। बेंजीन के केस में क्या होता है कि आपके पास ये रहा बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं इधर इधर और इधर। लेकिन ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ये भी अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते। फिक्स ना होने से मुराद सर आप क्या कह रहे हैं? फिक्स ना होने से मुराद बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक इंस्टेंट पे इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन ये डबल बॉन्ड फौरन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा और वो इस तरीके से नजर आएगा, और उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा और वो इस तरीके से नजर आएगा, और ये कहानी चलती रहेगी। अब ये शिफ्ट होगा, देन ये शिफ्ट होगा, और इस तरह चलता रहेगा। तो बेंजीन में एक्चुअल में 3 बॉन्ड होते हैं, जैसे आपके पंखे के पर 3 होते हैं, लेकिन वो नजर 6 आ रहे होते हैं क्योंकि वो रोटेशन इतनी तेज परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब पंखा चल रहा होता है तो बेटा उसमें 3 पर तो नजर नहीं आते, वो लगते हैं कि हर तरफ पर मौजूद है, 6 के 6 पर मौजूद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बेंजीन के भी एक्चुअल में 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से रोटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि लगता है ऐसा है कि बेंजीन पूरा का पूरा बॉन्ड से घिरा हुआ है। तो हम उसको बेंजीन को बनाते कैसे हैं, जो मैं बार बार बना रहा हूँ, वो इसलिए ऐसे बनाते हैं कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं, और बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब जब बेंजीन के डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बार बार चेंज तो नहीं होती रहेगी, न्यूक्लियस आगे पीछे तो होते नहीं रहेंगे, न्यूक्लियस खेलते तो नहीं रहेंगे। तो इतना रैपिडली डबल बॉन्ड मूव कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियस की लेंथ फिक्स हो जाती है, और वो किसके बराबर हो जाती है, ना तो सिंगल वाले के बराबर होती है, ना तो डबल वाले के बराबर होती है। वो किसके बराबर हो जाती है बेटा, 1.397 एंगस्ट्रॉम, या आसान लफ्जों में 1.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये बेंजीन की लेंथ का गेम होता है। बेटा क्यों ऑडियो नहीं आ रही? ऑडियो बिल्कुल खत्म। शाबाश, बेहतरीन। मतलब भाई ने पूरी तकरीर कर दी और यहाँ पे ऑडियो खत्म। तो भाई ठीक है बेटा,
रिपीट कर देता हूँ, सवाल ये आया था कि बॉन्ड्स की शिफ्टिंग क्यों होती है। वाई पाई बॉन्ड्स शिफ्ट, पाई बॉन्ड आपके पास शिफ्ट क्यों होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है जी बेटा, मैं बोल रहा था बहुत जोर से, जोर शोर से फेफड़े फाड़ के बोल रहा था, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे थे। अच्छा जी, वजह ये होती है, उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि कार्बन, दूसरा कार्बन, और देन आपके पास एक तीसरा कार्बन, हर कार्बन की अपनी अपनी क्या होती है बेटा, एक सिग्मा बॉन्डिंग होती है जो सिंगल बॉन्ड से होती है, और एक डबल बॉन्ड से पाई बॉन्डिंग होती है। वो पाई बॉन्ड होता है बेटा इस पी ऑर्बिटल की वजह से, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल अल्लाह के बंदे का, और इस अल्लाह के बंदे का पी ऑर्बिटल, तीसरे वाले का पी ऑर्बिटल। अब होता क्या है कि जब इन दोनों पी ऑर्बिटल के दरमियान दोस्ती रहती है तो डबल बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद रहता है। लेकिन ये पी ऑर्बिटल बेसिकली अनहाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये आजाद ऑर्बिटल होता है। जब ये आजाद ऑर्बिटल होता है तो ये एक लम्हा तो इससे दोस्ती रखता है, अगले ही लम्हे ये अपनी वफादारियां चेंज करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब इन दोनों का बॉन्ड बन गया, तो ये वाला ऑर्बिटल भी अपनी फौरन से वफादारी चेंज करेगा और अपने पीछे वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर उससे ही अगले लम्हे ये जो बॉन्ड होता है शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट की तरफ, मतलब ये डबल बॉन्ड आपके पास घूमता रहता है बेंजीन के अंदर। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये पी ऑर्बिटल होता है, और ये पी ऑर्बिटल आपके पास अनहाइब्रिड फॉर्म में होता है, हाइब्रिड फॉर्म में नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं की हुई होती, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। और ये अपनी अनहाइब्रिडाइजेशन की वजह से इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी भी जगह पर घूमता फिरता रहता है। ठीक है, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा था जो भी लिख रहा था। तो ये पी बॉन्ड शिफ्ट होता है इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से आपके पास बेंजीन क्या बनाते हैं, रेजोनेंस बनाते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आगे बेटा सारी बात हमने खोल खोल के डायग्राम में पढ़नी है, अभी जरा थोड़ा सा हौसला रखें। बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कीक्यूल का, तो उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब स्ट्रक्चर को हम खोल के पढ़े तो वहां पे बिल्कुल ही अब नल्ले फकीर नहीं बैठे हूँ। अच्छा, एक सवाल आया था कि बेंजीन में आपको ये तो पता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या पता चल गई, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या पता चल गई, कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता चल गई। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या पता चल गई। एग्जाम में उसने दे दिया, बताओ कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बच्चे वहीं पे होगा जीरो। कैसा कार्बन कार्बन की रट के आया था, हमने क्या कर दिया। तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो आपके पास बराबर होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, ये अगेन सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। सही है, इन नॉर्मल केस द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54। ठीक है, डबल बॉन्ड 1.34, ट्रिपल बॉन्ड 1.20। एक्सेप्शनल केस बेंजीन का, बेंजीन में क्या होती है 1.40, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.02 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, अब बेंजीन की थोड़ी सी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने एक सॉलिड सी चीज पढ़ानी है कि क्यूल का स्ट्रक्चर, वो अपना हक्कल्स रूल इलेक्ट्रिसिटी का। बेटा 1,4 कहाँ है, 1.4 है वो चंदा। 1.4 जो है वो बेंजीन, इन बेंजीन, ये इन बेंजीन, बेंजीन में कार्बन कार्बन की क्या होती है 1.4 होती है, जिसको एक्चुअल जाके देखें तो 1.397 है, राउंड ऑफ करके 1.4 होगी। ठीक है, तो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है, लेकिन उससे पहले बेंजीन की प्रिपरेशन देख लेते हैं। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी मेरा ख्याल है कि इस हैप मॉल में हो नहीं सकेगी, कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं गिली आ रहा है, तो फिलहाल हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है बेंजीन की। ये क्यों खाली है, सही। तो हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कर लेते हैं बेटा। अगेन, जब बेंजीन की प्रिपरेशन करने जाते हैं बेटा, तो बेंजीन की प्रिपरेशन में पता होना चाहिए कि बेंजीन बनना कैसे शुरू होता है। तो याद रखिएगा बेंजीन आपके पास कैसे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है,
हेप्टेन से बनता है, ठीक है। और अगर हम इसकी फिजिकल प्रिपरेशन देखें तो बिटुमिनस कोल जो होता है आपके पास उससे बनता है। और इसी तरह आपके पास इथाइन जो है, बेंजीन इथाइन से बनता है। बेंजीन फिनोल से बनता है, बेंजीन और भी एक दो मल्टीपल और प्रिपरेशन है, बेंजीन वहां से प्रिपेयर हो सकता है। सबसे पहली प्रिपरेशन हम देख लेते हैं कि बेंजीन कैसे प्रिपेयर होता है। इस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग प्रिपरेशन या हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर बेटा आपके पास जो बेंजीन बनता है वो किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, फ्रॉम पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम आपके पास बेसिकली क्या होता है, एनहेक्सेन। पेट्रोलियम का बात है कि तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनहेक्सेन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन फ्रॉम एनहेक्सेन हम देखते हैं। अब एनहेक्सेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो वो आपके पास क्या होता है, एनहेक्सेन होता है। ठीक हो गया। अब इसके लिए कंडीशंस असल गेम है, सारा गेम इसमें कंडीशंस का जो पढ़ाने का मकसद है वो कंडीशंस याद रखना ही कमाल है, सारे पैसे इसी के। कंडीशन क्या होती है बेटा, इसमें जो हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस होता है, इसमें जो हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो तकरीबन 480 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो प्रेशर हम दे रहे होते हैं वो 150 psi से 300 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर हम दे रहे होते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है सर एटीएम में कितना होगा, तो बेटा आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, पीएसआई को एटीएम में कन्वर्ट करना सीखे। नहीं आता तो गूगल पे जाके लिखिए कन्वर्जन ऑफ पीएसआई इनटू एटीएम, तो वहां से करें इसको, ठीक है। इसी तरह इसमें जो आपके पास बेटा कैटलिस्ट होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं। किसके ऑक्साइड्स होते हैं, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, Cr2O3 हो सकता है, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड। इसी तरह आपके पास वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। या फिर आपके पास मोलिब्डेनम, MO, ये भी एक आपके पास मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है, MO, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है। अगेन ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस सुनिएगा, प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन। बल्कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, प्रोसेस का नाम आपको बताएं क्या हो सकता है। ये एन हेक्सेन है, ये एन हेक्सेन आपके पास पहले कन्वर्ट होता है, मैं खाली नाम से समझा रहा हूँ। एन हेक्सेन पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर बेटा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है बेटा, देन ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब जरा सुनिएगा, ये जो आपके पास एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन हेक्सेन, C6, 6 का डबल होता है 12, 12 में 2 ऐड किए 14, C6H14 इज द फॉर्मूला ऑफ एन हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, मतलब एन हेक्सेन से 2 हाइड्रोजन को माइनस किया तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक हो गया। फिर साइक्लोहेक्सेन में से 3 हाइड्रोजन को माइनस किया, 3H2 को माइनस किया, तो C6H6 मतलब आपके पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो सिंपली बच्चे जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन। क्या हो रहा है बेटा, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक हो गया। डिहाइड्रोजिनेशन के बाद आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जो साइकिल चेन में कन्वर्ट हो रही है। स्ट्रेट चेन का साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक चेन इनटू साइक्लिक चेन इज कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन, एक स्ट्रेट चेन है जो साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। दिस साइक्लोहेक्सेन इज फर्दर कन्वर्टिंग इनटू बेंजीन। अब इसमें हो क्या रहा है, 6 कार्बन है यहाँ भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये भी रिंग फॉर्म में मौजूद है, ये भी रिंग फॉर्म में मौजूद है। बस इससे फर्दर हाइड्रोजन डेलिबरेट, फर्दर हाइड्रोजन आप निकाल रहे हैं इसमें से, बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन इज दिस, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। और ये रहा बेंजीन। बेंजीन में क्या हुआ बेटा, डबल बॉन्ड आ गए। बेंजीन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, यहां से यहां जाने का प्रोसेस जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है। एमसीक्यूज में क्या बोलता है वो आपसे,
कि पेट्रोलियम से बेंजीन जब बनता है, पेट्रोलियम से बेंजीन जब बनता है तो विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। तो हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन के बाद आपके पास साइक्लाइजेशन होती है, ठीक है, और साइक्लाइजेशन के बाद आपके पास आइसोमराइजेशन होती है, ठीक है। यस बेटा कुलसुम कुछ कह रही है, मैंने देखा नहीं आपका सवाल, पूछ लीजिए। तो ये आपके पास टोटल प्रोसेस है जिससे आप एन हेक्सेन से बेंजीन को उठा के बना सकते हैं। एन हेक्सेन के बाद आपके पास एन हेप्टेन का भी प्रोसेस होता है, एन हेप्टेन से बना सकते हैं। साइक्लेशन नहीं है बेटा, बेटा साइक्लेशन में क्या हुआ, ये आपके पास स्ट्रेट चेन थी, 6 कार्बन सीधे फॉर्म में मौजूद थे, 6 कार्बन सीधे फॉर्म में मौजूद थे, मैंने साइकिल बना दिया, सही है। मतलब एक स्ट्रेट चेन को साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन ही होती है ना, जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, ये साइक्लिक चेन है। एक स्ट्रेट चेन को साइक्लिक चेन में कन्वर्ट कर दिया, दिस प्रोसेस सिंपली कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन। लॉजिकली समझे, साइक्लाइजेशन क्या बन रहा है, साइकिल बन रही है, लूप बन रहा है, ठीक है। अब लूप किसका बनेगा, एक स्ट्रेट चेन है जो सीधी चल रही थी, ठीक है, इसको मैंने, ये स्ट्रेट चेन थी 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही थी, इसको मैंने साइक्लिक चेन में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज साइक्लाइजेशन, ठीक है। पहले बेटा डिहाइड्रोजनेशन होगी ना, डिहाइड्रोजनेशन बेसिकली इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन साइक्लाइजेशन हुई कैसे, जब डिहाइड्रोजनेशन हुई तभी तो साइक्लाइजेशन हुई आपके पास, डिहाइड्रोजनेशन हुई है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं पहले दो, तब जाके तो साइक्लाइजेशन हुई है। अच्छा आइसोमराइजेशन पे आ जाते हैं। आइसोमराइजेशन मतलब क्या है, ये रही आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसमें कोई कार्बन कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब इससे फर्दर डिहाइड्रोजनेशन की, फर्दर जब डिहाइड्रोजनेशन की तो स्ट्रक्चर इसका सेम रहा, स्ट्रक्चर इसका क्या रहा बेटा, सेम रहा, सब कुछ सेम रहा, कार्बन चेन भी सेम रही, बस बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर। सर इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन क्यों नहीं कहा, एक सवाल सुनिएगा बेटा जरा, काम का सवाल है बहुत ज्यादा। सर यहाँ भी 6 कार्बन थे, यहाँ भी 6 कार्बन थे, इसको तो आपने साइक्लाइजेशन कहा है, इसको आइसोमेराइजेशन क्यों नहीं कहा, दोनों में 6 6 कार्बन है। तो बेटा इसको मैंने आइसोमेराइजेशन इसलिए नहीं कहा फर्स्ट प्रोसेस को, इस वजह से नहीं कहा क्योंकि इसमें बॉन्डिंग सेम थी, यहाँ भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। आइसोमेराइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या रहे बेटा, सेम रहे, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या रहे, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या रहे बेटा, सेम रहे, सिर्फ क्या हो जाए, डबल बॉन्ड अपेयर हो जाए, सिंगल बॉन्ड अपेयर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आइसोमेराइजेशन होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑक्साइड्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्साइड्स आपके पास रिएक्शन को बेसिकली इनहेंस कर रहे होते हैं, किस तरीके से, कि आपके पास जो एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन को कन्वर्ट कराना है, तो एन हेक्सेन आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, उसको स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी को लूज करने के लिए, हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए आप ऑक्साइड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को बेसिकली डिहाइड्रोजनेट करवाने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फ्रॉम एनहेप्टेन सेकंड प्रिपरेशन है, फर्स्ट फ्रॉम एनहेक्सेन हो गई है, मतलब हाइड्रोफॉर्मिंग हो गई है, सेकंड प्रिपरेशन है हमारे पास दिस फ्रॉम एनहेप्टेन, ठीक है। बेटा यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं वो ऑप्शन लिखेंगे ना जो बुक में मौजूद है, जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पेट्रोलियम के अंदर जो ऑप्शन से दिया हुआ है, क्रोमियम के ऑक्साइड्स को, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स को, वेनेडियम के ऑक्साइड्स को, उसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने उसको फोकस किया है, फ्रॉम एनहेप्टेन। अच्छा एनहेप्टेन करते हुए बेटा, एनहेप्टेन आपके पास क्या होगा, एनहेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H16 इज अ फॉर्मूला ऑफ एनहेप्टेन। अब होगा क्या, कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन अगेन कर रहे होंगे, कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा,
हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टॉलिन बनेगा। बेटा एक सेकंड दीजिएगा, कोई नोटबुक से याद करना। जी, तो हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एनहेप्टेन, एनहेप्टेन से हम प्रिपेयर करेंगे इसको, बेंजीन को। तो बेटा ये आपके पास रिएक्शन सेम होगा। सेम रिएक्शंस मतलब आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, पहले ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मौजूद होंगे। टू फॉर्म, आपके पास क्या बनेगा बेटा, टॉलिन बनेगा। यस, स्ट्रेट चेन से बेटा साइकिल फॉर्म में जाते हुए तो डिहाइड्रोजनेशन होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, वरना साइकिल में कैसे जाएंगे आप। स्ट्रेट चेन क्यों होती है, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम हाइड्रोजन ने जगह घेरी हुई होती है, मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तभी तो साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होगा। अच्छा जी, अब आपके पास से टॉलिन क्या क्या नाम अपना, एनहेप्टेन क्या होता है, एनहेप्टेन होता है C7। तो इसका फॉर्मूला हुआ CH3, देन CH2 आपके पास 5 मरतबा आएगा, आखिर में CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बन गया, एनहेप्टेन बन गया। इस एनहेप्टेन के साथ बेटा मैं क्या करूंगा, एनहेप्टेन से पहले मैं क्या बनाऊंगा, साइक्लोहेप्टेन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा मैं, साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन मींस सर अगेन आप क्या करेंगे, H2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, जो डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, ये साइक्लिक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लिक चेन का मतलब सर ये क्या है, साइक्लोहेप्टेन। जैसे हेक्सेन बना था, ये 7 कोने वाला बन जाएगा, इसको साइक्लोहेप्टेन बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, C7H14 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो साइक्लोहेप्टेन बना है, दिस साइक्लोहेप्टेन विल देन कन्वर्ट इनटू, ये स्टेप बाय स्टेप में रिएक्शन करवा रहा हूँ, कि ये जो साइक्लोहेप्टेन है कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, टॉलिन के अंदर। सर व्हाट इज टॉलिन, तो टॉलिन आपके पास होता है बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या लगा हो बेटा, CH3 होता है, बेंजीन के साथ क्या होता है, CH3। अब टॉलिन का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, C7H14, टॉलिन का फॉर्मूला होता है C7H9, C6 एक्सिस, सॉरी एक ज्यादा लगा दिया मैंने, C7H8 टोलिन का फॉर्मूला होता है। और साथ साथ आपके पास ना हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मिथाइल आपके पास लगता है ना, तो बेंजीन रिंग के ऊपर टोलिन बन जाता है। अब ये जो आपके पास टोलिन बन के आ गया है, दिस टोलिन, ये जो आपके पास टोलिन बन के आ गया है, इसके साथ आपने क्या करना होता है, इसमें इसको फर्दर ट्रीट करते हैं किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ, एट अबाउट 580 डिग्री सेंटीग्रेड या 760 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो बेटा टोलिन निकल के आ जाए, बेटा 3 3 क्या लिख रहे हो चंदा, ये जो टॉलिन निकल के आया CH3, ठीक है, इसको फर्दर आप इसके हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, H2 के साथ ट्रीट करते हैं, तो रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, कि एक हाइड्रोजन रिंग के अंदर चले जाता है और CH3 निकल के बाहर आ जाता है। CH3 निकल के बाहर आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। जब यहाँ पर बेटा आपको हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये चीज आपके पास क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। और साथ में क्या पेयर होगा आपके पास, CH4। तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगी फ्रॉम एन हेप्टेन। तो एन हेप्टेन से हमने क्या क्या किया बेटा, एन हेप्टेन से पहले हमने साइक्लोहेप्टेन बनाया, साइक्लोहेप्टेन को हमने टॉलिन में कन्वर्ट किया, टॉलिन में कन्वर्ट करके हमने लास्ट में क्या बना लिया बेटा, बेंजीन बना लिया। दिस इज योर टॉलिन। बेटा मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने बता दिया कि एन हेप्टेन आपके पास अगेन एक हाइड्रोकार्बन से बेंजीन को बनाया। तो एन हेप्टेन आपके पास पहले किस में कन्वर्ट हुआ, टॉली साइक्लोहेप्टेन में, देन टॉलिन में, और उसके बाद किस में चला गया, बेंजीन में चला गया। ये जो रिएक्शन अकर होता है, सेकंड वाला रिएक्शन जो अकर होता है बेटा, वो बहुत खौफनाक कलर मेरे सामने आ गया, अल्लाह माफ करे, देख के ही जहरीला लग रहा है ये। 580 टू 760 डिग्री सेल्सियस में जाके रिएक्शन होता है। ठीक है, और टोलिन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, ट्रीटेड विद हाइड्रोजन। When toluene is treated with hydrogen at about 780 degree centigrade, 760 degree centigrade,
देन आपके पास गवर्नमेंट स्कूल का ड्रेस क्या फॉर्म होता है, बेंजीन फॉर्म होता है। मैं असल में पेन की सेटिंग मैंने करनी, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। तो साफ सुथरे कलर है ना वो ऊपर नहीं आते, वो नीचे चले जाते हैं। तो ये सेकंड प्रिपरेशन है। थर्ड, अब अच्छा बेटा बाकी सारी प्रिपरेशन 17 की होनी चाहिए चंदा। टॉलिन में, टॉलिन कैसे बनता है? टॉलिन में बेंजीन होता है C6, ठीक है। बेंजीन के 6 कार्बन होते हैं C6H6, लेकिन ये 6 कार्बन का एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो पीछे रह जाते हैं 5 हाइड्रोजन। पीछे रहेगा बेटा कितना हाइड्रोजन? 5 हाइड्रोजन। फिर साथ में क्या आके लग गया? CH3 आके लग गया। तो ये CH3, अब तीनों काउंट कर लो जरा। तो क्या हुआ? C7H8 हो गया। तो ये टॉलिन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस द फॉर्मूला ऑफ टॉलिन। यस, डिहाइड्रोजनेशन होता है। अच्छा एक और चीज, डिहाइड्रोजनेशन होता है, साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है, आइसोमराइजेशन। बेसिकली वो आइसोमराइजेशन होता है, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये क्या हुआ बेटा? साइक्लाइजेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, जिसके नतीजे डिहाइड्रोजनेशन हुआ। फर्स्ट में डिहाइड्रोजनेशन हुआ बेटा, लिख लेना इसको। फिर साइकिल फॉर्म हुई, मतलब साइक्लोहेप्टेन बना, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है। साइक्लाइजेशन के बाद आपके पास एक और प्रोसेस होता है जिसको आप एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। अच्छा मैं एरोमेटाइजेशन कहूँ या आइसोमेराइजेशन कहूँ, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह भी याद रखिएगा। एरो मतलब ये तो एरोमेटिक नहीं है, साइक्लोहेप्टेन इज नॉट एरोमेटिक, लेकिन ये टॉलिन एरोमेटिक है। तो ये आपके पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में शिफ्ट हुआ है, तो इसको एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं और इसको आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है कि टॉलिन, टॉलिन जब बेंजीन में कन्वर्ट होने लगा तो आपके पास टेम्परेचर कितना था? 580 डिग्री से 760 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब छोटी छोटी सी प्रिपरेशन है वो देख लें जरा। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी प्रिपरेशन है, उसको खत्म करके अब क्लास को एंड करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन है हमारे पास, फ्रॉम ब्यूटी मिनेस्कोल। जिसको हम अच्छे लफ्ज में डामर बोलते हैं, रोड पे जो आपके पास मौजूद होता है ना, ये जो होता है। तो आपके पास बिटुमिनस कोल, जो कोल होता है आपके पास, कार्बन की एक फॉर्म होती है ये। उस कोल को अच्छा इसकी कंपोजिशन याद रखिएगा, इसमें याद करने खाली कंपोजिशन है कि कोल आपके पास तकरीबन 1 टन, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1000 किलोग्राम जो आपके पास कोल होता है, जिसको ब्यूटिमिनस कोल कहते हैं, इसको आप एब्सेंस ऑफ एयर में, बगैर एयर की मौजूदगी में ट्रीट ट्रीट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर इसको जब आप ट्रीट करते हैं तो ये बेटा कन्वर्ट किस में हो जाता है? कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक लिक्विड होता है, कोल तार इज अ फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, 1000 किलोग्राम कोल लेंगे तो उससे जो कोल तार फॉर्म होता है बेटा, वो तकरीबन 50 किलोग्राम कोल तार होता है, ठीक है। देन इस 50 किलोग्राम लिक्विड की, ये सॉलिड था, सॉलिड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की अपनी कोल की, सॉरी, तो ये कोल तार बन गया। और इस कोल तार की जब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ये जो कोल तार था इसकी आपने जब एफडी परफॉर्म की, एफडी स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद आपको बेंजीन अचीव हो गया। और इस टाइम जो बेंजीन अचीव हुआ बेटा, वो आपके पास तकरीबन 0.5 to 1 किलोग्राम। तो वो आपसे पूछता है सवाल में, हाउ मच बेंजीन इज अटेन फ्रॉम 1000 किलोग्राम ऑफ कोल। तो 1000 किलोग्राम ऑफ कोल से तकरीबन 0.5 से 1 किलोग्राम बेंजीन आपके पास मिलता है। मैं रिपीट करता हूँ बेटा। प्रिपरेशन थी ब्यूटी मिनस कोल से हमने बेंजीन को प्रिपेयर किया। तो दो स्टेप्स हैं इसमें। कोल है, कोल आपके पास एक कार्बन की फॉर्म होती है जिसको हम लेते हैं तकरीबन 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में जब इसको एब्सेंस ऑफ एयर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं तो कोल तार बनता है। कोल तार एक लिक्विड होता है, 50 किलोग्राम कोल तार आपको मिलता है।
इसकी जब लिक्विड की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बेंजीन मिलता है, और बेंजीन का जो वजन होता है वो कितना होता है बेटा 0.5 to 1 किलो। ठीक है, बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे स्पेलिंग का एहसास दिलाया जा रहा है सर, ब्यूटिमिनस की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं सही कर देता हूँ चंदा। इसको बेसिकली इस तरह लिखते हैं, यू नहीं है, ब्यूटिमिनस को बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये बिटुमिनस कोल आपके पास एक सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह बताता हूँ, जैसे आपके पास लाइक डामर जो आपने देखा होता है वो भी कार्बन की फॉर्म होती है, कोयला जो होता है आपके पास वो भी कोल कार्बन की एक फॉर्म होती है, तो इसी तरह बिटुमिनस कोल भी एक कार्बन की एक फॉर्म होती है। अच्छा जी, अब अगली जो प्रिपरेशन है वो भी एक नन्ही मुन्नी सी प्रिपरेशन है, फ्रॉम इथाइन, और ये प्रिपरेशन हम लास्ट टाइम देख के आ चुके हैं जब हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इथाइन का फॉर्मूला मुझे पता है, इथाइन कहूँ या इसको मैं एसिटाइलिन भी कह सकता हूँ, एसिटाइलिन भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये मेरा इथाइन। अब इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H2 होता है। C2H2 की पॉलीमराइजेशन करूंगा, मतलब C2H2 के तीन बंदे में लूंगा, C2H2 के बेटा मैं तीन बंदे लूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C6H6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको मैं कंडीशन जो प्रोवाइड करूंगा, सामने आ रहे हैं मेरे, यस। तो उसके लिए बेटा मैं कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ, कंट्रोल जेड। वो कंडीशन होती है बेटा आपके पास, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट होता है, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, और आपके पास जो जिस ट्यूब में रिएक्शन होता है उसको आप बोलते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब। बस ये कंडीशन रखते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रिएक्शन होता है ऑर्गेनो कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो C2H2 आपके पास कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये नहीं, रिएक्शन इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन आपके इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बना के दिखाना होता है किस तरह कन्वर्जन हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ बना बना के दिखाना नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कोई खास हैसियत है नहीं इस रिएक्शन की। बस ये पता होना चाहिए, बेंजीन जो एसिटाइलिन है वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब में के अंदर ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ प्रिपरेशन है बेटा, ये प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, वो कौन सी है, फिनोल से, फ्रॉम फिनोल। अच्छा बेंजीन की जो प्रिपरेशन का टॉपिक था वो एग्जैक्टली पीएमसी का पार्ट नहीं था, लेकिन आपके पास इससे रेलिवेंट एक दो एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब वो और भी कहीं पे जगह पे मौजूद है, मतलब सिर्फ बेंजीन के टॉपिक में नहीं है, तो इससे रेलिवेंट इक्वेशंस के एमसीक्यूज आए हुए हैं, तभी मैं इसको बेटा करा देता हूँ। मतलब लास्ट टाइम जो कोर्स हुआ था उसमें बेंजीन की प्रिपरेशन का टॉपिक नहीं था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व शामिल नहीं था, लेकिन उससे रेलिवेंट एक दो सवाल दे दिए थे, तो इसको हम देख लेते हैं। फिनोल, फिनोल की हम रिडक्शन करें, व्हाट इज फिनोल, तो फिनोल को आप नॉमेनक्लेचर में देख के आ चुके हैं कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर आपके पास OH अटैच हो तो ये फिनोल होता है। इसकी जब बेटा क्या करें, रिडक्शन करें, रिएक्शन होता है आपके पास जिंक की मौजूदगी में, Zn की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। अब होता क्या है, तो गौर से देखिएगा, बेंजीन का ये जो रिडक्शन ऑफ फिनोल क्यों बोल रहे हैं, ये जो जिंक है बेटा, ये जिंक पकड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को। जब वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। जिंक ऑक्साइड बनाने के साथ ये बेंजीन रिंग है जिससे ऑक्सीजन अटैच था, ऑक्सीजन निकल जाएगा और जाते जाते अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो बेंजीन अपने अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर लेगा, मतलब बेंजीन था, ये जो C6H5 था, ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा और क्या बना लेगा, C6H6 बना लेगा। तो ऐसी कोई कंपोजिशन होगी तो उससे आप क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन ऑफ फिनोल कहलाती है। फिनोल में बेंजीन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो सिंपली रिडक्शन ऑफ फिनोल है, सही है। इसके बाद नंबर छठा है, ये आपके पास फिनोल और ये बेंजीन बन गया। लास्ट है आपके पास फ्रॉम सोडियम बेंजुएट। अब सोडियम बेंजुएट आपको बनाना आना चाहिए, मैंने आपको
नॉमेनक्लेचर के अंदर सिखाई थी चीजें, अब नहीं बन रहा तो बेटा सीखे बनाना कैसे बने। सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट का मतलब है तो बेंजीन रहेंगे, बेंज आ गया तो बेंजीन रहेंगे, ठीक है। एट आ गया तो ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर का क्या फॉर्मूला होता है, C O O। अच्छा एसिड होता तो COOH होता, तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल बेंजोएट होता तो COOCH3 होता, मिथाइल बेंजोएट। अभी क्या है, सोडियम बेंजोएट है, तो यहाँ पर क्या मौजूद होगा बेटा, सोडियम मौजूद होगा। अब इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, फर्दर हम NaOH से कराते हैं। सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन NaOH से कराते हैं हम, तो होता क्या है आपके पास रिएक्शन की कंपोजिशन, यहाँ से Na, यहाँ से Na बनाता है, क्या बनाता है, Na, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन, CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। रह गया ये हाइड्रोजन, तो जैसे ही बेंजीन से दुनिया निकल जाती है तो बेंजीन हाइड्रोजन को, सॉरी, C6H5 से दुनिया निकल जाती है, तो C6H5 अपने पास हाइड्रोजन को बुला लेता है, और हाइड्रोजन को बुला के क्या बना लेता है बेटा, बेंजीन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की टोटल प्रिपरेशन है जो आपके कोर्सेज में मौजूद है। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, टोटल आपके पास 6 प्रिपरेशन है। आपने हेक्सेन से बनाया, आपने हेप्टेन से बनाया, आपने इथाइन से बनाया, देन आपने फिनोल से बनाया, आपने सोडियम बेंजोएट से बनाया, ठीक हो गया। अच्छा जी, जल्दी से फिंगर टिप्स रिवाइज करें कि हेप्टेन से हेक्सेन से कैसे बनेगा। सर हेक्सेन की डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे, आइसोमेराइजेशन करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। सेम प्रोसेस हेप्टेन के साथ करेंगे तब भी बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं बेटा कितना आपके पास बिटुमिनस कोल हो तो कितना बेंजीन बनेगा, तो आपको कंपोजिशन याद है, 1000 किलोग्राम बिटुमिनस कोल विल प्रोड्यूस 0.5 to 1 किलोग्राम बेंजीन, ठीक हो गया। फिर आप सोडियम बेंजोएट से कैसे बना सकते हैं, फिनोल से कैसे बना सकते हैं, हमने वो चीज अंदर देख ली, सही है बेटा। हम अभी फिलहाल पीएमसी को फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 6 के, जो बेसिकल इंट्रोडक्शन की, जिसमें क्रैकिंग है, पॉलीमराइजेशन है, कुछ डेफिनेशन है, तो वो मैं इसको अलग से करवाऊंगा, सही है, तो उसको भी हम स्किप करके चल रहे हैं। तो जो ईकेट वाले बच्चे चंदा वो परेशान नहीं हो, तो उसके लिए हम अलग से क्लासेस रखेंगे जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे। अभी हम जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो माइनर टॉपिक्स इतने ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स है नहीं, ठीक है। अल्लाह, बेटा मुझे इजाजत दीजिएगा, आपके सर मिला मुझे फोन कर रहे, थक गए हैं वो मुसलसल। मैं उनको यहीं बुला लेता हूँ अपने घर पे, बोल दो यहाँ आके क्लास में आपको, मेरे नेट से हो गया लक्ष्य पर है। ये बेटे क्लास ओवर।